नीतीश जी, आपने सेक्युलरिज्म की बात की। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो राजनेता, खास करके आप जैसे भी राजनेता, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी पहन लिया, कभी उतार दिया। एक दिन अडवाणी जी सेक्युलर होते हैं, वही अडवाणी जी 20 साल पहले कम्युनल थे। किस तरह से आप देखते हैं सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? क्योंकि 95 में जब आपने बीजेपी ज्वाइन की या बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तब अडवाणी जी उनके एक बड़े नेता थे, वो राम जन्मभूमि से आइडेंटिफाई थे। आज वही अडवाणी जी आपके लिए सेक्युलर बनते हैं और नरेंद्र मोदी कम्युनल बनते हैं। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमारे लोगों की टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई, इसके चलते कोई आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं उसका नतीजा निकाला जाए। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब सेक्युलरिज्म का मतलब सेक्युलर वैल्यूज हैं। क्या है सेक्युलर वैल्यूज? क्या हर धर्म के प्रति इज्जत होना चाहिए। स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति ओनरशिप नहीं होगा। तो क्या आप समझते हैं कि इफ्तार पार्टी में अगर टोपी पहने, इफ्तार पार्टी में जाके देश विविधताओं से भरा हुआ है, तो क्या आप समझते हैं वो सेक्युलरिज्म है या टोकनिज्म है, सिंबलिज्म? तो विविधताओं से भरा हुआ है, ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। वोट से क्या मतलब है? वोट तो आदमी डिसाइड करेगा, जिस दिन वोट होगा उस दिन जाएगा, अपने मन के हिसाब से वोट करेगा, कुछ सोच करके वोट करेगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। आप जो डिस्कस कर रहे हैं और हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो जरा डिफरेंट प्लेन पर है, और वो डिफरेंट प्लेन पर है लोगों का एहसास होना चाहिए लोगों के बीच में कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी रिलीजन को मानने के कारण या कहीं भी हम किसी ग्रुप में। और दूसरी बात है कि सेकुलर वैल्यूज का मतलब है कि अगर कोई तबका डिप्राइव्ड है तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्पेशल एफर्ट भी करना पड़ेगा। आप उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी कभी देना पड़ेगा, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज भी देना पड़ेगा, ताकि जो मेन स्ट्रीम है सब लोग उसके भागीदार बन सके। आप इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप ऐसे राज्य से आते हैं जहां 18% मुस्लिम पॉपुलेशन है। देखिए, ये बात ही नहीं हो सकती है। हम लोग इस टर्म में सोचते ही नहीं है, कल भी नहीं सोचा, आज भी नहीं सोचा। बेसिक इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। नीतीश जी, आप समझ लीजिए, ऐसा अटल जी के नेतृत्व में अलायंस बना। नहीं भाई, आप अटल जी की बार बार बात कहते हैं। देखिए ना, जम्मू कश्मीर की पार्टी से लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न की पार्टियां आई, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, तो आपके लिए अटल को ये एहसास नहीं हुआ? आपने बार बार अटल जी का नाम लिया है, क्या आपके लिए अटल जी सेक्युलर लीडर है या बीजेपी सेक्युलर? अटल जी सेक्युलर लीडर है? अटल जी की पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो जी, संघ की हो, जनसंघ की हो, भाजपा की हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने सबको मिलाया और चलाया, उनकी छवि ऐसी बनी, उनके ऊपर लोगों को शक नहीं था। क्या अडवाणी जी भी इसी तरह से? इसलिए उन्होंने 2002 में राजधर्म की बात कही थी। अगर अटल जी की बात लोग सोचते तो 2004 में तो हार का मुख एनडीए को नहीं देखना पड़ता। 2002 में दंगों के बाद जब अटल जी ने राजधर्म की बात की, आपने क्यों नहीं छोड़ा एनडीए उस समय? तो अटल जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे। गुजरात में हमारा कोई अलायंस था हमारी पार्टी का। आपने बड़ी बात कही है इस इंटरव्यू में कि अटल जी आपके लिए सेक्युलर नेता है। क्या आप अडवाणी जी को भी एक सेक्युलर नेता मानते हैं? देखिए, अडवाणी जी को मानते हैं कि नहीं? ये सारे फॉर्मुलेशन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हम बोल रहे हैं ये अडवाणी जी में भी आप कोई बात आप कहते हैं। अडवाणी जी पाकिस्तान गए, जिन्ना के मुसोलियम, जिन्ना साहब के मुसोलियम पर जाकर के उन्होंने कुछ लिखा, उस पर हाई तो हुआ मचा। हम लोग दूसरी पार्टी में थे, हम लोगों ने कहा कि भाई ये अडवाणी जी ने क्या गलत कहा, ये देश का जो पार्टीशन है के लिए जिन्ना साहब को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी अडवाणी जी में एक बदलाव आया है। बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही, लेकिन भाई अब उनकी पार्टी ने उनके साथ जो एक कहिए कि वो कुछ बात कह रहे थे, जो कुछ कहना चाहते थे, उसको सही पर्सपेक्टिव में लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। वो तो एक समाज है, पूरा जो इंडिया है, उनके मन में ये बात आई कि साहब इसको आगे बढ़ाना है, लेकर चलना है, हम अपने इतिहास को गौर से देखें और आगे का रास्ता तय करें जिसमें नाहक कोई विवाद पैदा न हो। क्या आप समझते अब भी बीजेपी अगर किसी और नेता को प्रोजेक्ट करे तो आप एक बार फिर बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं? क्या आप बीजेपी को सेक्युलर मानते हैं और केवल एक व्यक्ति को कम्युनल मानते हैं? देखिए, अब तो ये बात बीत गई, अब इसका बीत गई।
ये बातें बीत गई। आखिरकार पिछले महीनों से तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, देखिए पिछले कई महीनों से ये बात चल रही है और हम लोगों को ये एहसास हो गया कि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी बन गई है। देखिए ना, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बता नहीं दिया। अभी तो 5 दिन हो गया हम लोगों के अलग हुए, लेकिन उसके पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने, जिनसे हम लोगों के संबंध रहे हैं, उन लोगों ने कुछ बातें कही, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई इसके बारे में तो कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो मुझको ये लगा बीजेपी की मजबूरी समझते हैं हमको, क्या आप नरेंद्र मोदी को बीजेपी की मजबूरी समझते हैं कि बीजेपी समझती है कि मोदी को करके एक लहर आ जाएगी देश में? क्योंकि हमने चर्चा की कि बीजेपी के नेताओं ने फोन किया, नहीं करिए, लेकिन जो बातें उन्होंने कही उससे ये कहीं से भरोसा नहीं चला कि ये चैप्टर ओपन है। इसलिए ये निर्णय लेने की स्थिति हम लोगों के सामने आ गई और हम लोगों ने एक फैसला ले लिया। भाई अब जब फैसला ले लिया तो फैसला ले लिया, अब तो वो बातें समाप्त हो गई। इसलिए हम लोग अब वो जो करें ये उनको मुबारक हो, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की मजबूरी आप समझते हैं? आपने नेताओं से बात की? मुझको बातचीत के क्रम में जो लगा कि अब चाहे मजबूरी हो या उनका संकल्प हो, उनका निर्णय हो, उनको लगता होगा कि यही ठीक है। इतने दिनों तक हम लोग केंद्र में भी, सरकार में भी साथ रहे और राज्य में भी हम लोगों ने बहुत दिनों तक काम किया। हम कोई उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे, हम यह भी एक्सपेक्ट करेंगे कि उन लोगों की तरफ से भी कोई बात ना आए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनकी तरफ से भी अनर्गल बातें आएंगी तो फिर कभी ना कभी हम में से किसी को और कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन हम ये राइट रिजर्व रखते हैं, हम नहीं चाहते हैं उनके ऊपर बोलना कुछ भी, क्योंकि जब हमने बातचीत की और उससे ये निष्कर्ष निकल गया, चाहे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी ने बातचीत की या उन लोगों ने बातचीत की, तो ये लग गया कि अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं। आपने कहा कि आप तू मैं नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन एक बात उनके नेताओं ने कही है जो मैंने भी उठाई थी और उसका जवाब आपने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किस तरह का व्यवहार किया। जया जेटली ने तो एक अखबार में लिखा भी है कि आपने जॉर्ज फर्नांडिस को चुनाव में हराया, जो एक समय आपके गुरु थे। नीतीश जी की लड़ाई केवल स्वार्थ की लड़ाई है। इसका एक जवाब दे दीजिए और आखिरी ब्रेक लेंगे। फिर जॉर्ज साहब की हम लोग सब इज्जत करते रहे और जिनका आपने नाम लिया वो जॉर्ज साहब के पास बैठ करके क्या क्या करवा रही थी। ये जॉर्ज साहब के मन में हम लोगों के प्रति एक खराब धारणा, जॉर्ज साहब इतना मानते रहे, हम लोग इतनी इज्जत करते रहे, जॉर्ज साहब और हम लोगों के बीच में दूरी क्यों पैदा की गई? ये बात बनते बड़े भोले बनते हैं, जो बातें कहवाई गई, इसलिए उसको छोड़िए, मैं उसको नहीं जाना चाहता हूँ। और जॉर्ज साहब को चुनाव में हरवाया, जो हम हरवाएंगे, ये उनका आरोप था। 3 बार वो नालंदा से लड़े। मुझको अब सफाई देनी पड़ेगी जॉर्ज साहब के कंटेक्स्ट में। किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि हम लोगों के और जॉर्ज साहब के बीच में संबंधों की व्याख्या करे। दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। और जॉर्ज साहब के साथ पूरा सम्मान है और हम लोग जॉर्ज साहब का हालचाल लेते रहते हैं। नीतीश जी, ये बताइए, कहा जा रहा है कि नीतीश जी और कांग्रेस के बीच में अब एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हो गई है और कहीं ना कहीं आप अब गठबंधन भी करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आपके साथ वोट दिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने आपको एक तरह से सेक्युलरिज्म की अब सर्टिफिकेट दे दी है कि नीतीश जी सेक्युलर है। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार को शायद सरकार स्पेशल स्टेटस देगी, एक बड़ा पैकेज देगी। अगर सरकार स्पेशल स्टेटस दे बिहार को, तो क्या आप कांग्रेस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग, इलेक्शन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तैयार है, यस और नो? देखिए, अभी 2 चीजों को अलग अलग रखिए। आज की तारीख में इस मुद्दे पर आपने जो बात किया कांग्रेस के साथ, उसके बारे में न कोई हमारे दल में चर्चा है, न इसके बारे में कोई बातचीत है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात है, उसमें
हमने लंबी लड़ाई लड़ी है और जैसा हमने आपको बताया कि एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनी है और ये कमेटी जो बनी है ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं बनी, ये जो कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स पर गौर करने के लिए बनी है तो उस पर बनी है। हमें पर अगर ये स्टेटस मिल जाए, लेट मी कंप्लीट जी नहीं करिए, तो हमें इंतजार है इस बात का कि हमारे साथ न्याय मिले, क्योंकि चाहे पर कैपिटा इनकम का सवाल हो या पर कैपिटा एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड कंजम्पशन का सवाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, इन सबों में हम पीछे हैं और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनसे भी हम नीचे हैं पर कैपिटा इनकम के मामले में। तो ऐसी स्थिति में हमारे तर्क में दम है कि क्राइटेरिया को रिविजिट किया जाना चाहिए और बैकवर्डनेस के आधार पर इसको अपलिफ्ट करने के लिए बिहार और बिहार जैसे अन्य राज्य जो इस तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं उनको विशेष दर्जा देना चाहिए। जमाना आ गया है रीजनल पार्टीज का, कई लोग कहते हैं, तो क्या आप समझते हैं बैकवर्ड स्टेट्स का एक फेडरल फ्रंट बनेगा? नवीन पटनायक, ममता बनर्जी जो इस तरह की भी मांग करती है, नीतीश कुमार, शायद कुछ और नेता आ जाए, क्या आप समझते हैं इस तरह का एक फेडरल फ्रंट बन सकता है? आप थर्ड फ्रंट की भी राजनीति में रहे हैं और बहुत लोगों को लगता है थर्ड फ्रंट तो अब नहीं बन सकता। क्या आप मानते हैं कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट नहीं बन सकता, इसलिए फेडरल फ्रंट बनेगा? आज की तारीख में आप जो कहिएगा कि कोई फेडरल फ्रंट पॉलिटिकल फ्रंट है, हमारी बातचीत हुई है ममता जी से या नवीन जी को भी हमने उनके रैली के लिए उनको बात हुई है, बधाई दी, लेकिन फेडरल फ्रंट की बात हुई है। ममता जी ने कहा कि उनकी बातचीत नवीन जी से हुई है, कि आप लोग बात कीजिए। हमारा यही सुझाव है कि ये जो इकोनॉमिक इशूज हैं हमारे बैकवर्डनेस के, हमारे पिछड़ जाने के जो इकोनॉमिक इशूज हैं, इसका कॉमन कॉज है, ये हम सब लोगों का एक कॉमन कॉज है। अगर ये कॉमन कॉज को देखते हुए हम इस इशू पर अपनी आवाज एक साथ बुलंद करेंगे तो ज्यादा प्रभावकारी। तो एक पॉलिटिकल फ्रंट, लेकिन एज अ पॉलिटिकल फ्रंट, लेकिन आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन होगा पॉलिटिकल फेडरल फ्रंट के तौर पर, वो अभी बिल्कुल ही उस पर कोई खास बात हुई नहीं। सर थर्ड फ्रंट होना चाहिए, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट। जो आप पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं पोस्ट 2014 की या प्री इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, वो अभी दूर की चीजें, उसके बारे में हम लोगों ने रिफ्लेक्ट नहीं किया है। आज की तारीख में हम फॉर्मली यस या नो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि आज उस पर हम लोगों ने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। लेकिन नवीन पटनायक ने साफ कहा है कि ही विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कांग्रेस एंड बीजेपी, वो न कांग्रेस के साथ जाएंगे ना बीजेपी के साथ जाएंगे। क्या आप भी उसी तरह से कह सकते हैं कि मैं ना कांग्रेस के साथ जाऊंगा ना बीजेपी के साथ जाऊंगा? स्पष्ट बता दिया कि कई तरह की स्थितियां धीरे धीरे इमर्ज कर रही हैं, यानी आप रूल आउट नहीं कर रहे? सुनिए ना, आप हम कह रहे हैं तो हमने तो पहले ही कह दिया कि ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं, यानी आप रूल आउट नहीं कर रहे इसका किसी भी चीज के मामले में चाहे। लेकिन आज की तारीख में हम बिहार के जो आर्थिक मुद्दे हैं इस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे और अगर संभव होगा तो ये जो हमारे पिछड़े राज्य हैं ईस्ट के, ईस्टर्न स्टेट के साथ अगर कोई आपस में समझदारी बनती है तो कॉमन कॉज होने के कारण हम कुछ कॉमन एफर्ट भी करने की स्थिति में होंगे, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज की तारीख आप रूल आउट नहीं कर रहे। नवीन पटनायक ने रूल आउट किया, जब मैंने उनको पूछा उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक थर्ड फ्रंट बने। आप नहीं कह रहे कि थर्ड फ्रंट बने। आप तो मुझसे बात कर रहे हैं। जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप तो हमसे बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो अपनी बात बताऊंगा ना कि आज की तारीख में हमने किसी मुद्दे पर जब रिफ्लेक्ट ही नहीं किया है तो हम इसके विषय में तो कुछ बता ही नहीं सकते। नीतीश जी ये बताइए, दुश्मन नंबर 1 कौन है आपका, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए कोई नहीं, आप इंडिपेंडेंट हैं इन दोनों बड़ी पार्टियों के, क्या आप समझते हैं कोई भी सरकार दिल्ली में बन सकती है बगैर कांग्रेस या बीजेपी? ये बताइए, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, आप चीफ मिनिस्टर हैं। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर कोई सरकार बन सकती है? और आपका दुश्मन कौन है नंबर 1? आज इस काम से फुर्सत मिलेगा तो आपका ही हम सहयोग करेंगे, एनालिसिस नहीं, बट कांग्रेस और बीजेपी में नंबर 1 आपका दुश्मन इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी है या कांग्रेस है? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? आपका दुश्मन कौन है? हमारी भूमिका पॉलिटिकल एनालिस्ट की नहीं है जी।
हमारी भूमिका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की है और एक एक्टिविस्ट के नाते हमारी जो प्रायोरिटीज है उसको हमने आपको गिना दिया। नीतीश जी, आपके मन में कोई एम्बिशन है प्रधानमंत्री बनने की, एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट की? नहीं, हमारे कोई, बिल्कुल नहीं, हमारे कोई। आप चाहते हैं कि इस तरह का फ्रंट बने क्योंकि आप जनता परिवार से आए हैं, लेकिन आप उसी परिवेश में लौट कर आए जी, उसी क्वेश्चन पर फिर लौट मैं कहीं ना कहीं पूछ रहा हूं कि क्या डायरेक्शन में जाएंगे आप? क्या आप वाकई समझते हैं कि आप अकेला चुनाव जीत सकते हैं बिहार में? क्योंकि कुछ पोल्स बताते हैं कि बीजेपी को छोड़ने के बाद आपको नुकसान पहुंचेगा। कोई पोल्स नहीं है, सब पीआर एक्सरसाइज है, सब पीआर एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है लोगों को। आप वाकई समझते हैं आप अकेला लड़ सकते हैं चुनाव? देखिए, हमने तो बता दिया और हम बराबर कहते हैं जब इस तरह की बात आती है तो मेरा पार्टिंग सेंटेंस होता है, कल किसने देखा। तो आपके लिए भी हम कहेंगे कि इसकी चिंता मत करिए, कल किसने देखा, हमने एक रास्ता पकड़ा है, हम उस रास्ते पर चलेंगे। कल क्या होता है इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज जो जल्दी जल्दी क्विक सो कॉल्ड सर्वे करके कोई नतीजे मीडिया के सामने या मीडिया के माध्यम से या मीडिया का इस्तेमाल करके प्रचारित किए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, ये सर्वे जो हो रहे हैं पीआर सर्वे हैं? तो मैं बता दें, मैंने 3 बातें कही जी। क्विक सर्वे करके मीडिया के माध्यम से या मीडिया का इस्तेमाल करके, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, लेकिन जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ पीआर एक्सरसाइज है। आज आप पीआर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आज नरेंद्र मोदी की बड़ी चर्चा है आपके नाम पर। अगर ये इंटरव्यू के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दगा दिया है। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी नंबर 1 नेता है। सोशल मीडिया पर तो 2 पत्रकारों ने मुझको खुद बताया है कि वो जब टेलीविजन डिस्कशन में बैठते हैं तो उसके तुरंत बाद उनके फोन पर क्या क्या मैसेजेज आते हैं। ये लोग क्या समझ रहे हैं कि लोगों को डरा करके। तो आप नहीं समझते कि अर्बन मिडिल क्लास आज मोदी के साथ हो गई है? आप नहीं समझते अर्बन मिडिल क्लास मोदी के साथ बन गई है? एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ने जी अपने मोबाइल पर आए हुए मैसेज को दिखलाया, देश इस तरह से चलेगा। अरे इस देश में इमरजेंसी भी नहीं चल सकी। आप नहीं समझते अर्बन मिडिल क्लास बदल दिया? ये देश इतना छोटा नहीं है जो कुछ लोग समझते होंगे कि इस तरह से हवा बांध करके मध्यम वर्गीयों में, मिडिल क्लास में एक हवा बन गई है। तो क्या होगा? लोग चाहते हैं एक टफ स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, एक टफ लीडर चाहिए। ये बेकार बात है। क्या भावना हो रही है? डिक्टेटर कहते हैं, लोग कहते हैं टफ लीडर चाहिए। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जो ट्रेंड है देश के लिए बहुत ही घातक है। और इस तरह के प्रचार, या मैं इसको प्रचार क्या कहूंगा, दुष्प्रचार से ये देश बहने वाला नहीं है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बिल्कुल ग्रास रूट का आदमी हूं, साधारण परिवेश से आया हूं और मुझे इस मिट्टी के बारे में जानकारी है। जो समझ है उसको देख करके ऐसी हवाबाजी चलती नहीं। तो आप समझते हैं कि अगला चुनाव जो होगा वो भी इसी तरह से मिलीजुली सरकार का ही चुनाव बनाएगा? निश्चित रूप से गठबंधन का दौर है, गठबंधन की ही सरकार बनेगी। क्या स्वरूप लेगा आज ये स्थिति स्पष्ट नहीं। आखिर में मैं आपको पूछूंगा कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आपने जल्दबाजी की? क्या आपने हमेशा कहा था कि बीजेपी जिस दिन प्रधानमंत्री का एक कैंडिडेट चुनेगी उस दिन आप अपना निर्णय लेंगे? क्या आपने कहीं जल्दबाजी की? क्या आपको कोई रिग्रेट है आज, या आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने ठीक समय पर किया। कोई समय पर सचेत हुए। अगर वो बातें जो दिखाई पड़ गई, दीवार पर की लिखावट को हम लोगों ने पढ़ लिया, और जो डे बिफोर यस्टरडे, परसों जी, जो हमारा कॉन्फिडेंस मोशन था, उसमें जो हाउस में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो नारे लगाए वो हमारे एप्रीहेंशन को कंफर्म कर दिया। आपने इसलिए अगर हम देर करते तो खुद अपने को धोखा दिया। आपने और मुझे इसकी परवाह नहीं है कल क्या होगा। 1 घंटे के इंटरव्यू में आपने एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया है। वही व्यक्ति जिसकी वजह से आपने 17 साल का अलायंस तोड़ा है। मैं क्या समझूं, क्यों कर रहे हैं? लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते? क्या वजह है? हमारे मुद्दे, ये नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी नहीं है। हमने अपने मुद्दों को आपके सामने रख दिया, बाकी नतीजा निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। नीतीश कुमार जी, आपने हमसे बात की, खुलकर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।